सर्वे और बजट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस बार वाला नया वाला जो आया है तो उसकी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, जो जो उसका काम की चीजें सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बजट से एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं हार्डली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरी कंडीशन बताता है आपकी कंट्री की क्या कंडीशन है इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। आपको जब पेपर लिखना है कोई भी, भले से इवन आप दूसरा भी कोई लिख रहे हो, ऐसे भी लिख रहे हो, ठीक है, आप GS2 लिख रहे हो, ठीक है, GS3 लिख रहे हो, अगर कहीं पे पॉवर्टी वगैरह के आपको डेटा अगर कहीं पे भी आपको मेंशन करना है तो उसमें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे या एज पर इकोनॉमिक सर्वे इट विल हैव इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर जर्नी, ठीक है। तो लगता है हाँ इसने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं अपना, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे आपका जो होता है इसमें काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अब पूरा इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए ही अलग से कोचिंग लगाते हैं दिल्ली वगैरह में एक एक महीने। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो पढ़ाऊंगा, बाकी ये भी आपको एक बार गो थ्रू करना, इट विल हेल्प यू इन एसए। न्यूज़पेपर आप इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, नोट्स उन्हीं चीज के बताओ बनाओ जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, हर चीज के नोट्स नहीं बनाने होते हैं। नोट्स नहीं भी बनाते हो तो एक बार कम से कम पढ़ना शुरू करो, आपकी रीडिंग हैबिट बने, आपको पता चलेगा चल क्या रहा है देश में। नोट्स बनाना कोई जरूरी नहीं, कई लोग बड़ा वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया अब नोट्स बनाएंगे, जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, फिर बाद में विजन मंथली उठा लो, या आप कोई दूसरा उठा लो, इनसाइट का उठा लो, या दृष्टि का उठा लो, कोई भी आज आप मंथली उठा लो, या आप एनुअल जो आती है इनकी पीटी कुछ भी उठा लो। तो बेसिकली क्या है, आपको एक बार न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होगा कि आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है देश में, थोड़ा कॉन्फिडेंस, और यार पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत तो याद रहता ही है। फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये नोट्स, आपके ये सारे नोट्स जो मैं बना जो आपको पढ़ाऊंगा, जो लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे, ये आपका सारा कवर कर देते हैं जितने भी आपके एनसीईआरटी, रमेश सिंह, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कुरुक्षेत्र भी आपको पढ़नी है, कुरुक्षेत्र आपको हेल्प करेगी। योजना नहीं पढ़ना, योजना छोड़ दो, ठीक है, योजना नहीं पढ़नी, कुरुक्षेत्र पढ़नी है, और कुरुक्षेत्र आपको सिर्फ एक साल की पढ़नी है। जब आप मेंस लिखो तो पढ़ लेना, टाइम मिले तो, नहीं तो इतना कोई वो नहीं, ठीक है। ये सारे ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कुरुक्षेत्र कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहो तो ये किसमें हेल्प करेगी आपको, एक तो पेपर 3 में, GS3 और GS2, इवन GS1 में भी आपको हेल्प करेगी, ओके। तो बेसिकली ये सब आपको रेफरेंस मटेरियल है आपका, ठीक है। बाकी जब मैं आपकी क्लास खत्म करूंगा तो आपको सब आता होगा इकोनॉमी में, उसके बाद आपकी मर्जी, आप कुछ पढ़ना चाहो इसके अलावा एक्स्ट्रा तो आप पढ़ सकते हो, आप नहीं पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका प्रीलिम्स का पेपर भी इसी से आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, और मेंस का भी पेपर यहीं से आएगा। तो आपको अलग से कोई बल्कि बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है कि आप चले जाओ कि मुझे तो रमेश सिंह खरीदने, बुक्स आपको कोई परचेज नहीं करनी, नो नीड टू परचेज एनी। फालतू में पैसा बर्बाद नहीं करना है, ज्यादा आ रहा है तो मुझे दे देना, अकाउंट नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो बुक्स आपको कोई भी परचेज नहीं करनी है, ये बस ये फॉलो करना है आपको, ठीक है। रूल वही है कि मिनिमम मटेरियल आपको रखना है, ठीक है, मिनिमम मटेरियल होना चाहिए आपके पास, और मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए, दैट इज इट। ये आपके सारा इसका नोट्स कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैं नोट्स आपको भेजूंगा, तो एक पोयम है हरिवंश राय बच्चन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको एक बार पढ़ लेना खुद से, बहुत गहरी पोयम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर कभी लाइफ में फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ सकते, होता रहता है, फेलियर चलता रहता है, ठीक है। तो इकोनॉमी हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। बेसिकली क्या है इकोनॉमी में, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ आ गया तो आपको रट्टा कुछ नहीं लगाना है। और इकोनॉमी का वेटेज क्या है, धीरे धीरे देखो, दो ही चीजें आपकी करंट में चलती है, ठीक है।
आपने भी पढ़ा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आप में से काफी होंगे, देखो होता है ना, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे, फायदा ये, जैसे कई लोगों को चाय पीने की लत होती है, कई लोगों को कॉफी की होती है, कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक की होती है, कई लोगों को स्मोक करने की होती है। अगर आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे ना, तो आपको उसकी क्या है, आदत पड़ जाएगी, यू विल बिकम हैबिट, ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट, ओके, इट विल हेल्प यू इन दी लॉन्ग रन। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसके नोट्स बनाओ, आप ऐसे मतलब ऐसे हॉबी पढ़ लो इसको कि हाँ भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, ओके। तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ने लगोगे और आप देखोगे न्यूज़पेपर में दो ही चीजें करंट में चलती है हमेशा, ठीक है, एक क्वालिटी और एक इकोनॉमी। अभी आप देख लो कोविड में दो ही चीजों पर डिस्कशन होता रहता है हमेशा। एक तो अभी आप देख लो इलेक्शन पे हो रहा है कि भाई इतना कोविड चल रहा है फिर भी इलेक्शन कराए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमेशा पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ चलता रहता है, राज्यसभा ने कुछ किया, लोकसभा ने कुछ किया, नो कॉन्फिडेंस, इधर उधर की चीजें, क्योंकि कहीं पे इलेक्शन हुए, ठीक है, गवर्नर के बारे में, गवर्नर वाइस है, ये सब ऐसे इकोनॉमी में कि भाई हमारी ग्रोथ रेट काफी कम हो गई है, जीडीपी कितनी रहेगी, ठीक है, आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एफआईआई एफडीआई क्यों नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है, मतलब आप जब भी देखोगे तो न्यूज़पेपर में सिर्फ दो ही चीजों पे करंट बेस होता है, एक तो पॉलिटिक्स और एक economy। और आपका जो GS2 है मेंस का, और जो आपका GS3 है, ये दोनों आपके टोटली करंट बेस्ड है। आप पुराना पेपर उठा के देख लो, इट इज टोटली करंट बेस्ड, तो ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट ही मस्ट है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का आपको ये है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे अगर, तो यही दो चीजें करंट में चलती है। देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक को हम, साइंस एंड टेक भी आपका करंट में चलता है, लेकिन साइंस एंड टेक में देखो कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, साइंस एंड टेक में आए दिन नई चीज आती है, ठीक है, अब जैसे मैं बायो बैकग्राउंड से, तो मुझे चीजें समझ आती है कि भाई डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब चीजें मुझे समझ आती है, लेकिन जो कोई अगर आपका बायो बैकग्राउंड से नहीं है, उसके लिए तो साइंस एंड टेक में सिर्फ वो करंट का पढ़ के जाएगा। तो साइंस एंड टेक में ऐसा नहीं है कि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको है ना सारा का सारा वो आएगा, नहीं, साइंस में क्या है, नई चीजें आती रहती है, और साइंस में इतना अच्छा समुद्र आप सारा नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमी और पॉलिटी में आप एक्सपर्ट बन सकते हो, क्योंकि इनमें क्या कंसेप्चुअल है, आपको पता है कि ऐसा होता है, करंट कुछ नहीं होता है, यही चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये घूम फिर के आती रहेंगी, तो उसको हम करंट बोल देते हैं। ऐसा थोड़ी ना इकोनॉमी आ जाएगी या पॉलिटी आ जाएगी, हमेशा से थी, ठीक है, पहले के टाइम पे थी, एंशियंट टाइम पे भी थी ये सब चीजें, इकोनॉमी तब भी होती थी, तब बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है, आजकल हमारे पास मनी आ गई, मनी के बाद वर्चुअल करेंसी आ गई, तो बेसिकली डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता रहता है, कुछ चीजें एड ऑन होती हैं, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, अब वो ट्राइंगल आपका एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल का हमें कंसेप्ट पता है कि ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड सम ऑफ इट्स एंगल इज 180, तो कंसेप्ट विल रिमेन सेम, ठीक है, तो आप ऐसा कभी लाइफ में नहीं सोचना कि करंट पढ़े, जैसे कई लोगों को बड़ा ऑब्सेशन होता है करंट करंट करंट, कहीं से मिल जाए करंट, ठीक है, करंट कुछ नहीं होता, जो आपके पुराने कंसेप्ट है वही घूम फिर के जब न्यूज में आते हैं तो उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है, जैसे कभी किसी टाइम आरबीआई ने मान लो कोई नई पॉलिसी चलाई थी वहां पे, ठीक है, तो वो पॉलिसी आज की डेट में मान लो न्यूज में वापस से आरबीआई ने उस चीज को चलाया, तो वो न्यूज में आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत नई चीज, वो पुरानी चीज है, उसको वापस से आरबीआई यूज कर रही है। ऐसे पॉलिटी में आपको पता है, पॉलिटी में पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, आपको अगर सारी चीजें पता है, मोशंस क्या होते हैं, तो वही तो चीजें न्यूज़पेपर में चलती रहती है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो आपको बेसिकली ये दो चीजें करंट में चलती हैं, इसलिए इन दोनों चीजों को थोड़ा आपको, थोड़ा सा आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ अवेयर रखना पड़ेगा, तो बाकी करंट में जितना होगा उतना तो मैं आपको कवर कराऊंगा, इकोनॉमी का पार्ट तो कम से कम, लेकिन बाकी का आपने देखना है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी थोड़ी सी, हम इकोनॉमी की ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या कहती है,
देखो ग्रीक टर्म है, इट इज ए ग्रीक टर्म, अभी के लिए याद रखो, पेपर में नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। इट इज ए ग्रीक टर्म, देखो दो वर्ड से मिलकर बनी है, हाउस होल्ड, इको हाउस होल्ड एंड नोमी मीन्स मैनेज। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने, आप लिटरल मीनिंग छोड़िए, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका बेसिकली मतलब ये है, देयर इज सम हाउस, दो वर्ड से मिलके, कभी पेपर में भी ऐसे नहीं लिखना है इको नॉमिनेटिव है, किसी भी जगह पे नहीं लिखना है। जैसे हम फिलोसफी पढ़ते हैं, तो फिलोसफी में क्या है, हम चीज को तोड़ के पढ़ते हैं, हर चीज को। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में भी वो लिख के आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे हर चीज, लेकिन ऐसे पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए। तो आप इकोनॉमी को समझो, इकोनॉमी का लिटरल मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेज। अब क्या होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में आपका कोई, आपका घर है, जैसे आप सब रहते हो, देयर इज और देयर इज गवर्नमेंट, और देयर इज सम स्टेट, देयर इज सम, ठीक है, स्टेट में आपका कंट्री है। हाउस होल्ड में कुछ भी हो सकता है, या फिर आप एक इंडिविजुअल भी हो गए, कोई इंडिविजुअल है। हाउस होल्ड मीन्स, जैसा आपका पॉलिटी में स्टेट को हम डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके, स्टेट में यही चीज है, ऐसे हाउस होल्ड में इनमें से कोई भी चीज आपकी आ सकती है। अब हाउस होल्ड, हाउ इट मैनेज इटसेल्फ, दैट इज योर। अब हमारे केस में क्या है, वी हैव टू सी अवर कंट्री, इंडिया। अब जैसे मान लो साथ में हमारे स्विट्जरलैंड है, कंट्री मान लेते हैं स्विट्जरलैंड, तो क्या दोनों केस में क्या रिसोर्सेज आपके पास सेम है क्या, नहीं, यू हैव डिफरेंट रिसोर्सेज। स्विट्जरलैंड के पास ज्यादा रिसोर्सेज है हमसे ज्यादा, क्यों ज्यादा रिसोर्सेज है, क्योंकि उसके पास एक तो पॉपुलेशन कम है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका है ना, जो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो उन रिसोर्सेज को मैनेज करने में उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यूएस है, यूएस के पास पॉपुलेशन कम है, उसके पास रिसोर्सेज इसलिए ज्यादा है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर आपकी बहुत ज्यादा है, साथ में ना तो हमारे पास तेल है, ना हमारे पास गोल्ड है, ना हमारे पास कोल है अच्छी क्वालिटी, मतलब रिसोर्सेज के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। अब मुकेश अंबानी है, ठीक है, वो भी एक हाउस होल्ड है, मुकेश अंबानी को कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचने की जरूरत है, क्यों सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब उसके साइंस में पैसा। लेकिन अगर मैं हूँ या आप हो, ठीक है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कल को हम 50 लाख की गाड़ी खरीदें। अगर हमें 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो उसके पहले हमको बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेगी, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि 50 लाख की गाड़ी आज खरीदी उसको बेच के फिर नई गाड़ी खरीदी। तो बेसिकली जो आपके रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंट्री के पास, या किसी भी इंडिविजुअल के पास, या किसी भी हाउस होल्ड के पास, दे आर लिमिटेड, दे आर वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप जो चीज चाहो, जैसे अगर अब मैं सोचूं कि इतना कोविड है, इतनी गरीबी है, तो मैं सबको पैसे बांट दूं, ठीक है, आरबीआई प्रिंट करे और सबको पैसे बांट, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो आगे डिटेल में देखेंगे। तो किस तरह से इतनी गरीबी होने के बाद भी लोग मर रहे हैं, ठीक है, गरीबी से भी लोग मर ही रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को पैसा नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते, क्योंकि हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हम जितना कर सकते हैं उसी में खुद को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो वो मैनेज कैसे करना होता है उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे आप में से काफी लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स पे रहते होंगे, रेंटेड अकोमोडेशन, ठीक है,
अब कई लोग एक रूम में रहते होंगे, कई लोग 2 BHK में रहते होंगे, कोई लोग 1 BHK में रहते होंगे। किस हिसाब से रहते हो आप? सारे के सारे लोग 3 BHK या फिर सेम काइंड ऑफ अकोमोडेशन में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, वो क्या है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई लोग आपके पैदल आते होंगे, कई लोग गाड़ी से आते होंगे, कई लोग कार से आते होंगे, कई लोग बाइक से आते होंगे। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास अलग अलग है, हम सबके पास सेम रिसोर्सेज नहीं। ठीक है, तो रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी। ओके, तो इट इज बेसिकली, इको मीन्स हाउस होल्ड। ओके, ये इसकी जरूरत नहीं है इस पहली वाली डेफिनेशन, इसको मतलब ऐसे तोड़ के समझने की। आप सिर्फ इतना समझो कि इकोनॉमी मीन्स हाउस होल्ड मैनेज, you have to manage household. And how you can manage household? रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। जैसे आपके घर में, ठीक है, पानी आता है, बिजली आती है, ऐसा तो है नहीं कि आप एसी पूरे टाइम ऑन करके रखते हो। क्यों ऑन करके नहीं रख सकते? क्योंकि आपको पता है कि बिजली का बिल आएगा, आपके पास इतना पैसा नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में मान लो इक्विपमेंट कुछ लगाया हुआ है, जैसे मान लो हमारा ही ऑफिस होता है। आपका एग्जाम्पल देते हैं, क्या सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, कल से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। मान लो कोई इक्विपमेंट है आपका, हमारे हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं एयरपोर्ट में, वो कैसे होते हैं, उनको बहुत आपको एकदम मतलब लो टेम्परेचर पर उनको मेंटेन करना होता है। तो हमने एक इक्विपमेंट के लिए 8-8 AC लगाया होता है। लेकिन हम यहाँ पे इसके लिए 8 AC लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये 8 AC लगाने के बाद ये इक्विपमेंट हमें ना इन 8 AC का जितना हम खर्चा कर रहे हैं उससे कम से कम 100 गुना कमा के दे रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमी में आपको देखना होता है कि रिसोर्सेज जो है उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में दो चीजें आपकी पिक्चर में आती है। एक तो कि आपको जितना खर्चा करना है आप उतना खर्च कर सकते हो सिर्फ, ठीक है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। दूसरा क्या है कि रिसोर्सेज जिनको आप यूज कर रहे हो, क्या आपको कुछ वो रिटर्न्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ओके, सो इकोनॉमी इज नथिंग, इट इज द केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज आपके होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड हम कमोडिटीज बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली इकोनॉमी इज द केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, okay, in terms of commodities, goods and services, and supply of money. There are two things. Okay, there are two things. First is commodities, and second is your money supply. तो दो ही, इन दो में ही आपकी पूरी इकोनॉमी चलती है, मनी सप्लाई या फिर गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे होते हैं, और जब हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करते हैं तो हम मनी सप्लाई करते हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा है, ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है, कमोडिटीज क्या होता है, कमोडिटीज में क्या क्या आता है। ठीक है, तो बेसिकली कमोडिटीज का, अब देखो हमारे यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कोई भी चीज का प्रोडक्शन अनलिमिटेड प्रोडक्शन करूँ। मान लो कोई पर्टिकुलर कार है और मैं उसमें 1 लाख कार बना दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैं उसी हिसाब से किसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा जिस हिसाब से उसकी डिमांड। क्यों? अगर मान लो मैंने 1 लाख कार बना दी और उसमें से खरीदने वाले सिर्फ उस कार को आपके कितने 50,000, तो बाकी की मेरी 9.5 लाख कार क्या हो गई, रिसोर्सेज का क्या हो गया। अब अगर मैंने रिसोर्सेज ऐसी जगह पे यूज कर लिए जहाँ पे वो रिटर्न नहीं दे रहे, तो थोड़े दिनों बाद मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, और मैं क्या हो जाऊंगा, बैंकरप्ट। या फिर अभी जैसे हमारे केस में पेट्रोल डीजल का केस ले लो, वो भी कमोडिटी। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों पेट्रोल डीजल को महंगा रखती है? ताकि लोग कम यूज करें।
क्यों? क्योंकि सारे का सारा हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हो या आरबीआई हो, कंट्री कोई भी है, वो उसको उस हिसाब से करती है मैनेज, ताकि वो केयरफुली मैनेज हो सके। क्यों ऐसा है? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। या तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, या फिर हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं। तो जो नहीं है वो आप बाहर से मंगाओगे, और बाहर से मंगाओगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, यूनिट मनी। और वैसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सारे का सारा पैसा पेट्रोल डीजल खरीदने में लगा देगी। ठीक है, अगर सारा पैसा पेट्रोल डीजल में लगा देगी तो मनरेगा कैसे चलाएगी? ठीक है, आपका सर्व शिक्षा अभियान कैसे चलाएगी? आपके हॉस्पिटल्स कैसे खोलेगी? या फिर डिफेंस में क्या करेगी? एग्रीकल्चर को क्या देगी? इसलिए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। बजट बेसिकली कुछ नहीं है। बजट कंट्री का बनता है, ऐसे ही आपका घर का जैसे बजट होता है, वैसे ही किसी कंट्री का बजट होता है। ठीक है, आप हमारे घर का बजट हम क्यों बनाते हैं? आपके घर वाले का भी बजट बनाते ही होंगे कि बच्चे की इतनी फीस देनी है, बनाते हैं ना, कि इस साल इस महीने ये खरीदना है, या ये नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं। अभी कोविड में सब लोगों ने पैसा होल्ड किया हुआ है। क्यों होल्ड किया हुआ है? सबको पता है कि पैसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी, अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो हाउस होल्ड मैनेज, ठीक है, लिटरल मीनिंग इज हाउस होल्ड मैनेज। लेकिन उस हाउस होल्ड में कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। हाउस होल्ड मैनेज इज योर इकोनॉमी। और आपको मैनेज क्या करना है? यू हैव टू मैनेज अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब ये कई बार आपके जो एग्जाम होते हैं, जेके एसएसबी वगैरह, उसमें पूछ लेते हैं हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, दो लोग काफी फेमस हुए, एक एडम स्मिथ और दूसरा जॉन मेनर्ड कीन्स। ठीक है, हर फील्ड में कुछ फेमस लोग होते हैं। तो इकोनॉमी के फील्ड में फादर ऑफ इकोनॉमी इज एडम स्मिथ, एंड जॉन मेनर्ड कीन्स भी उनके बाद जो इकोनॉमी में जिनका नाम होता है वो इनका होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तीन तरीके हो सकते हैं आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। यू विल गेट वन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, ठीक है, फ्रॉम दिस पार्ट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसी इकोनॉमी है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोड्स ऑफ प्रोडक्शन? तो ये वर्ड जो है इसको बहुत डिटेल में समझाए कार्ल मार्क्स ने। सो बेसिकली मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जिस भी आपको कोई भी चीज बनानी है, मान लो आपको एक कार ही बनाना है, या मान लो पेन बनाना है, या फिर आपको कोई पेंसिल बनाना है, मान लो बिल्डिंग बनानी है, या आपको रोड बनाना है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल। और आपको अगर कहीं पे फैक्ट्री खुली है तो उसके लिए लैंड भी चाहिए। तो ये सब चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, ये सब चीजें चाहिए। मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपके इनपुट्स हैं, जितने भी ओवरऑल जो आपके इनपुट्स हैं, दे आर नोन एज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अभी आपका फॉर एग्जांपल एसआर कॉलेज है।
अब वहाँ पे आपकी क्या होगी, क्लासेस चल रही है। ये क्लासेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी तो चलो ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन के ऑनलाइन में भी देख लो, टीचर तो आपको चाहिए, टीचर चाहिए, फिर आपको जूम का इंटरफेस चाहिए, फिर कनेक्ट करने के लिए वगैरह आपको मतलब सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए उसका, ये सब चीजें चाहिए। अगर इसी को हम ऑफलाइन में ले जाएं तो आपकी बिल्डिंग है लैंड, वहाँ पे आपको सारा का सारा क्या चाहिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बोर्ड वगैरह सब। अब ये सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, वेदर इट इज ए गुड और इट इज ए सर्विस, तो जब भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, तो उन गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ इनपुट चाहिए होता है। आप कुछ भी चीज बना लो भले, आप कोई भी एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो, कोई भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए ये सब चीजें आपको चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह। तो ये सब चीजें कहलाती है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अंबानी है, ठीक है, अंबानी का इतना बड़ा बिजनेस है, अडानी का है, तो वो बेसिकली जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, जिन चीजों को यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, उसी बेसिस पे हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल किसके पास है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम इकोनॉमी को तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कंट्रोल किसके हाथों में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों। जैसे मान लो हम बोले कल की डेट में, जैसे यूएस है, यूएस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे हम मान लो ऐसे बोले कि अभी जियो है आपका, साथ में आपका बीएसएनएल, मान लो ये बीएसएनएल खत्म हो जाता है और जियो, एयरटेल और आपका बाकी जो भी है, ठीक है, ये प्राइवेट वाले बचते हैं, तो हम कहेंगे कि जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है वो एक कैपिटलिस्ट सेक्टर है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है व्हेन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जब आपके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है तो उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो आपके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे उनको कौन कंट्रोल करता है, वहां पे उनको गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे अगर आप इंडिया के केस में बोले, जैसे बीएसएनएल, रेलवे, ठीक है, फिर आपका ये देख लो आपका एविएशन, अभी भी एयरलाइंस बची हुई है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी इस केस में, इस सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है। एंड योर लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों पाए जाते हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। अगर आप देखो तो इंडिया इसमें आता है। सोशलिस्ट में आप एग्जांपल दे सकते हो, चाइना का दे सकते हो। देखो, सोशलिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म जो होता है उसे कम्युनिस्ट कहते हैं। तो सोशलिस्ट में आप चाइना का एग्जांपल दे सकते हो, क्यूबा का दे सकते हो। तो ये दोनों जो आपके, इनको हम सोशलिस्ट बोल सकते हैं। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे प्राइवेट और आपके दोनों के दोनों गवर्नमेंट सेक्टर एक साथ पाए जाते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप याद रखना पेपर के हिसाब से, कंट्रोल किसके हाथ में है? तो पहला जो है आपका, पहला है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, सो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी जो है 11th क्लास की, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है,
उसमें ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको समझाया ना, एनोटेट मत करिए, नहीं आती है बात समझ में। तो ये 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें ये आपकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ये वहीं से उठाई गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका पेपर होता है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है या एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको करेक्ट माना जाता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पे ये लैंग्वेज लिखी हुई है, तो वहां से ये चीज उठाई, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें दो ऑप्शंस का मीनिंग तो सेम ही था, लेकिन बस ये था कि लैंग्वेज एक में क्या थी, आपकी एनसीईआरटी वाली थी और एक में एनसीईआरटी वाली थी। तो जो एनसीईआरटी वाला था उसको करेक्ट माना गया, क्योंकि जब पेपर सेटर होता है वो भी एनसीईआरटी देख के पेपर सेट करता है, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, जब वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, और जब आपका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है आपका गवर्नमेंट, केस चाइना, तो हम उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि इंडिया, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये वर्ड याद रखना, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, जहाँ पे भी पब्लिक वर्ड यूज होगा वो गवर्नमेंट है, जहाँ पे प्राइवेट होगा तो प्राइवेट में इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी पब्लिक यूज होगा वर्ड, पब्लिक मीन्स प्राइवेट। जैसे आपको याद हो तो एक वर्ड होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये एक मॉडल है आपका, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, आपके उसमें भी है, सिलेबस है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, प्राइवेट मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टनरशिप, जब दोनों मिलके कोई काम करते हैं तो उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। ये कार्ल मार्क्स के बारे में दो चार लाइनें लिखी है मैंने, वो मैंने आपको समझा दी। कार्ल मार्क्स ने काफी बात की है, ठीक है। उसने बोला है, देखो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, वैसे तो आपके पेपर के काम की नहीं है लेकिन समझ लो। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, ये आपके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप ही सोचो, इसको जो कंट्रोल करता है, जैसे अभी आप केस ले लो भले से आप, ये जो बड़े बिजनेसमैन है ये सब चीज कंट्रोल करता है। अगर ये सब चीज कंट्रोल करते हैं तो क्या ये ऊपर जो हमारी कंट्री है, कंट्री में जो पॉलिटिक्स है, क्या उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। तो ये जो सबसे नीचे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको जो कंट्रोल करता है, इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कार्ल मार्क्स ने बोला है सब स्ट्रक्चर। आप ऐसे समझ लो कि ये आपका कोई भी घर है उसका फाउंडेशन है। जो इसको कंट्रोल करेगा वही सब चीजों को कंट्रोल करेगा, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है ऊपर आपकी पॉलिटिक्स, रिलीजन, किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? फिर आपको ये कंट्रोल करेगा, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। जिसके हाथ में पैसा है, जो सारा आपका पैसा कंट्रोल करता है, वही उसके ऊपर की सारी चीजें कंट्रोल करता है। कौन पॉलिटिक्स में आएगा, कौन इलेक्शन जीतेगा, ठीक है, किस तरह का रिलीजन होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो होने चाहिए, सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करता है, जो आपका सब स्ट्रक्चर को कंट्रोल। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि इसको कंट्रोल करते हैं कैपिटलिस्ट, और इसलिए कैपिटलिस्ट ऊपर अपने ही बंदों को पॉलिटिक्स में दिखा देते हैं। वही सारा रिलीजन वगैरह सारे इश्यूज जो भी है, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होगा, वो सब वही कंट्रोल करते हैं। तो जब सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं तो क्या जो आपके डाउन ट्रोडन है और जो आपके क्या कहते हैं, जिन्हें हम गरीब लोग हैं, पुअर पीपल, ठीक है, या उनको उसने एक वर्ड यूज किया प्रोलिटरेट, क्या इनका कभी अपलिफ्टमेंट पॉसिबल है? No। ये जो आपका, जब तक ये वाला सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये जो आपका सब स्ट्रक्चर है यानी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जब तक वो इनके हाथ में नहीं आएंगे तब तक आपके सिस्टम में इक्वालिटी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वही आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ये फैक्ट है। अभी आप एसआर कॉलेज का एग्जांपल ले लो। अब परवीन सर मान ली कहें तो परवीन सर देखते हैं क्लास
कब लेनी है, किस स्टूडेंट को कंसेशन देना है, किसको नहीं देना है, कौन कौन सी क्लासेस लगानी है, किस टीचर को रखना है, किसको नहीं रखना है। ठीक है, तो बेसिकली मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है वो कितने लोगों को कंट्रोल करता है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो आपको मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल किसी और हाथ में देना पड़ेगा, तब आपका सिस्टम चेंज होगा। तो कार्ल मार्क्स ने इसीलिए बोला था कि रिवोल्यूशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो तो थोड़ी बहुत हम ऐसे इंट्रोडक्शन, अब हम शुरू करते हैं इकोनॉमी, जो आपकी कोर इकोनॉमी। ठीक है, तो कोर इकोनॉमी पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेगी जो आपके लिए, एंड यही सारी सारी इकोनॉमी बस यही है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली नर्सरी के बच्चों की तरह हरकतें करते हैं बच्चे, नहीं पढ़ना तो क्लास एग्जिट कर दो, बाकी लोगों को क्यों परेशान करते हो। कोई आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो बाहर निकल जाओ, बाकी लोगों को क्यों इरिटेट करते हो। सुबह आप भी उठे हो, हम भी उठे हैं। तो देर आर सम टर्म्स, ठीक है, देर आर सम टेक्निकल टर्म्स अराउंड 7 to 8 अभी देख लेते हैं, बाकी उसके बाद भी 10 to 12 और। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। ये टर्म्स आपकी बार बार न्यूज़पेपर में बार बार आती है, न्यूज़पेपर में भी यही टर्म्स आपकी बार बार आएगी, और ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई तो आपको इकोनॉमी क्लियर हो गई। तो उसमें कोई इकोनॉमी में यही टर्म्स है जो आपको बार बार आपको यूज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज डिफ्लेशन, सेकंड इज डिसइंफ्लेशन, थर्ड इज स्टैगफ्लेशन, फोर्थ इज रिफ्लेशन, एंड फिफ्थ इज इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको मैं डायग्राम में इससे ये सारी टर्म्स आपको समझाता हूँ, इससे आप समझ, ओके, यहाँ से आपको क्लियर होगा। पहली बात तो क्या है, थोड़ा सा उसका पहले बेसिक देखना पड़ेगा, फिर ये आपको डायग्राम समझ आएगा। तो बेसिक क्या है, बेसिक कोई भी कंट्री है, मैंने आपको बोला रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब क्या होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम उसी हिसाब से चीजों का प्रोडक्शन करेंगे और उसी हिसाब से उसका कंजम्पशन होगा। कोई भी चीज मैं इकोनॉमी में प्रोड्यूस करूंगा, कोई भी चीज मैं प्रोड्यूस करूंगा इसलिए प्रोड्यूस करूंगा कि उसका कंजम्पशन होता है। अभी मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट नहीं होगा तो क्या मैं पढ़ाऊंगा नहीं। okay? यानी यहाँ पे मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैं इकोनॉमी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर लिखना है, इसलिए इकोनॉमी की डिमांड है। तो बेसिकली कोई भी चीज प्रोड्यूस क्यों की जाती है, अगर आपको एक लाइन में समझना हो, इसलिए प्रोड्यूस की जाती है क्योंकि उसकी डिमांड। कोई भी हम वो चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिसकी डिमांड नहीं है। ओके, आज की डेट में मैं फ्लॉपी, जो पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, अगर आप में से कोई किसी ने नाम सुना होगा फ्लॉपी डिस्क, या आजकल वो आपका जो कीपैड वाला मोबाइल था पहले आता था, आज की डेट में अगर मैं फ्लॉपी डिस्क प्रोड्यूस करूं या कीपैड वाला मोबाइल प्रोड्यूस करूं तो कोई उसको नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड है। तो इकोनॉमी में वही चीज प्रोड्यूस की जाती है जिस चीज की डिमांड। अभी मान लो आप अगर आईएएस लिखना चाह रहे हो तो आपको हम उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई जीके एसएसबी का पेपर लिखना है, अकाउंट असिस्टेंट वगैरह वाला फाइनेंस, तो हम आपको उस हिसाब से पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना आपका जेके एसएसबी देना है और मैं आपको फिलोसफी पढ़ाऊंगा।
क्यों? अगर मैं फ्लो से पढ़ाऊंगा मेरे पास कोई आएगा ही नहीं। तो हम उसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखना। प्रोडक्शन हमेशा उसी चीज का होगा जिसकी डिमांड है। इसलिए आप अगर देखोगे तो पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है। पहले अगर आपको ध्यान हो, किसी टाइम पे आपके जो सीआरटी वाले वो टीवी आते थे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। उसके बाद एलसीडी आया, उसके बाद अब एलईडी आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका फ्लॉपी आती थी, फिर सीडी आई, सीडी के बाद पेन ड्राइव। तो आप देखोगे कि हर चीज में क्या होता है, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन आपका जो होता है वो चेंज होता रहता है। आप कोई भी, अगर मान लो आज की डेट में, मैं आज से 20 साल पहले जैसी कार आती थी, अगर मैं आज की डेट में सेम कार बनाऊंगा तो क्या कोई उससे खरीदेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डिमांड जो होती है आपकी वो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। आपकी डिमांड के हिसाब से आपको चीजें बनानी है। आप डिमांड के हिसाब से चीजें नहीं बनाओगे तो कोई भी आपकी चीज नहीं खरीदेगा। इसलिए जो प्रोडक्शन होगा हमेशा ध्यान रखना वो डिमांड के हिसाब से। प्रोडक्शन इज ऑलवेज एज पर द डिमांड। क्यों डिमांड के हिसाब से होगा? क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि कंजम्पशन हो। और कंजम्पशन क्यों जरूरी है? मान लो मैंने 10 कार बनाई, कोई भी चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मान लो मैंने ए थिंग है, कोई कार छोड़ो, कोई भी ए चीज है वो मैंने प्रोड्यूस करी। अब मैं अगर इसको बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे से मुझे पैसा मिलेगा, खरीदने वाला देगा, तो मैं उस पैसे से अपना जो लेबर है उसको भी पे करूंगा। मैंने कहीं से लोन लिया होगा उसको भी मैं पे करूंगा, ठीक है, खुद का घर भी चलाऊंगा, ओके, बाकी आगे भी इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर मुझे बिजनेस में अपना ग्रो करना है, ठीक है, और अपने सारा का सारा बिजनेस जो है वो मेरा खत्म ना हो, ठीक है, बंद ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो चीज मैं बना रहा हूँ वो आगे जाके क्या, उसकी खपत होना जरूरी है, उसका कंजम्पशन होना जरूरी है। अगर किसी चीज का कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो वो चीज आपकी खराब हो जाएगी। और आपको पता है, आज मैं कार बनाई मैंने, मैं ये नहीं सोच सकता कि आज इस कार की डिमांड है अगर, तो आज अगर इस कार की डिमांड है तो 10 साल बाद भी वैसे डिमांड रहेगी। क्यों? क्योंकि आज जो कार चाहिए, जिस चीज तरह की डिमांड है, 10 साल बाद वो सेम चीज की डिमांड थोड़ी ना रहेगी। जैसे आपका पेपर देख लो, पेपर का पहले सिलेबस अलग था, आज की डेट में सिलेबस अलग है, कल की डेट में सिलेबस कुछ और चेंज हो जाएगा। आगे जाके क्या मालूम, ऐसा कुछ आ जाए कि भाई ब्रेन मैपिंग करें, और ब्रेन मैपिंग करके देखें जो ईमानदार है उसको तो बना दो आईएएस, और जो ईमानदार नहीं है उसको भगा दो। कुछ भी हो सकता है। तो अब आज की डेट में मैं सोचूं कि भाई करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है तो मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस खोल लूं, पूरी बड़ी सी बिल्डिंग, और ये है वो है, कल को मान लो ये ऐसा सिस्टम ही खत्म कर दे गवर्नमेंट, ब्रेन मैपिंग करने लग जाए। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आज जो डिमांड है वह 10 साल बाद भी रहेगी। इसलिए प्रोडक्शन पैटर्न आपके जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और आपको पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आपका जो चीजें हैं उनको प्रोड्यूस करना होता है, अदरवाइज उनका कंजम्पशन नहीं होगा। और जब उनका कंजम्पशन नहीं होगा तो बेसिकली आपको पैसा नहीं मिलेगा, और जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप कैसे पे करोगे अपने जो लेबरर्स हैं, ठीक है, जो अपना लोन है, आप कुछ पे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिमांड, जो कंजम्पशन, जो आपका प्रोडक्शन है, इज ऑलवेज एज पर द डिमांड, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, यहीं से आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। जो पूरा इकोनॉमी काम करती है वो काम करती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है। आप देखोगे ना, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि एनएसएसओ सर्वे से पता चला है कि प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट कंजम्पशन कम हो गया है। तो वो चीज आपको यहाँ समझ आएगी। प्रोडक्शन किस हिसाब से होता है? प्रोडक्शन मीन सप्लाई, किसी भी चीज की आप सप्लाई करते हैं, एंड कंजम्पशन इज योर। मुझे अगर बिस्किट चाहिए, मेरी बिस्किट की डिमांड है, यानी मैं बिस्किट कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो मैं बिस्किट डिमांड करता हूँ, ठीक है। तो हर चीज जो होती है वो चीज इस पर डिपेंड करती है, सप्लाई और डिमांड।
जिस चीज की डिमांड होगी हम वही चीज सप्लाई करेंगे। आज आपको इकोनॉमी पढ़नी है तो हम आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। कल को मान लो आपका सिलेबस चेंज हो जाए और आपके सिलेबस में गीता ऐड कर दो, हमें आपको गीता पढ़ानी पड़ेगी। हमें तो खुद को उसी हिसाब से आपके चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि हम तो इकोनॉमी पढ़ाते रहेंगे और जो गीता पढ़ाने लगेंगे आप वहां चले जाओगे, हमारा कुछ हो जाएगा। बेसिकली हर चीज को जो होता है, सब प्रोडक्शन जो होता है वो किस हिसाब से किया जाता है? डिमांड के हिसाब से किया जाता है। इसलिए आप देखो बीएसएनएल घाटे में क्यों गई या बीएसएनएल बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि आपको 4G चाहिए और बीएसएनएल के पास 4G का स्पेक्ट्रम ही नहीं है, तो फिर बीएसएनएल आप क्यों लोगे? तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई ये दोनों क्या है? इंटरलिंक्ड है। जो चीज आप डिमांड करोगे, अगर कोई वो चीज सप्लाई कर रहा है तो वो सस्टेन कर जाएगा मार्केट में, और अगर वो चीज सप्लाई नहीं कर रहा है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एवरीथिंग बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू थिंग्स, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। इसलिए हम माइक्रो में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वहां पे इन दोनों के कर्व्स देखें। सारे के सारे कर्व्स हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके बाकी पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो वहां हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई में किस तरह का रिलेशन है, कोई भी मिसमैच होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये एक रूल याद रखना है कि मार्केट जो होता है आपका, मार्केट वर्क्स ऑन द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट हमेशा सप्लाई और डिमांड पे काम करता है, और इसी को एक नाम दिया जाता है लासेज फेयर। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपकी 9th की एनसीईआरटी है उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब पढ़ोगे तो वहां पे ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। और ये कार्ल मार्क्स ने भी यूज किया। लासेज फेयर, लासेज फेयर मींस अनरिटन रूल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अनरिटन रूल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। लासेज फेयर कहता है कि मार्केट को आप है ना फ्री छोड़ दो। लासेज फेयर किसकी बात करता है? फ्री मार्केट। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको भी कह रहा हूँ ना, अभी जैसे सारे प्राइवेट सेक्टर है वो सब फ्री है, ठीक है। अभी आप कोचिंग्स का एग्जांपल ले लो, ऑल आर फ्री। जो जिस हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से अपनी चीजें दे रहा है लोगों को, उस हिसाब से वो आपका क्या कर रहा है? वो अच्छे से काम कर रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है कोप अप, वो आपका बंद हो जा रहा है। तो लासेज फेयर का कंसेप्ट क्या कहता है कि आप मार्केट को फ्री छोड़ दो, आप इंटरवीन नहीं करो। जिसमें टैलेंट होगा या फिर जो जैसे खुद को अडेप्ट कर पाएगा वो तो सर्वाइव कर जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो अपने आप डूब जाएगा। आप किसी की लिबर्टी को वो मत करो रेस्ट्रिक्ट। तो लासेज फेयर का कंसेप्ट ये है, लेकिन हम जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे गरीबी ज्यादा है, वहां ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो अब अगर हम सप्लाई एंड डिमांड में, अगर हमें सप्लाई एंड डिमांड समझ आ गया, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास देयर आर 10 पेन, 10 पेन है मेरे पास। ये सप्लाई की बात करते हैं एस, और हर पेन आपका कितने का है? ₹10, ठीक है। और यहाँ पे 10 ही लोगों को ये पेन चाहिए, देयर आर 10। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। 10 को चाहिए, 10 लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो सबको एक एक पेन मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड केस में क्या हुआ? पेन तो आपके 10 हैं, और जिनको चाहिए वो लोग हैं आपके 20। अब क्या हो रहा है? सप्लाई तो कम है, या हमने सप्लाई उतनी रखी, ठीक है। ये एरोस के लिए सप्लाई रिमेन सेम, लेकिन डिमांड उसकी बढ़ी। इसका मतलब ये आपकी कमोडिटीज तो कम हो गई, और जो लोगों को चाहिए वो लोग बढ़ गए। तो अब ऐसे केस में क्या होगा?
ये जो कमोडिटी है इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाला है पेन वो देखेगा कि भाई 10 रुपए का पेन है, अरे एनोटेट नहीं करो भाई, आपका नाम भी आता है एनोटेशन के साथ, लिखना है नहीं लिखना है पेपर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कमोडिटीज आपकी उतनी है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कल को मान लो एसआर में आपकी जो है किसी क्लास की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मान लो क्वालिटी, हम 8,000 मान लो, क्वालिटी का भी मान लो 20,000 लेते हैं, और अचानक से क्या है अभी हमारे पास जो बच्चे हैं उसके 4-5 गुना बच्चे क्वालिटी की क्लास लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे डिमांड बढ़ गई तो हम इसको बढ़ा के क्या कर देंगे कि भाई 25,000 कर देते हैं, तब भी आएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, हर किसी को वो चीज चाहिए। तो यहाँ पे जो 10 चीजें हैं वो 20 लोगों को चाहिए, तो अपने आप उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो जब प्राइस बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे ज्यादातर दिक्कत देता है फूड आर्टिकल। एक तो फूड आर्टिकल्स हो गए, जैसे कि प्याज हो गया, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, इन तीनों में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो इनको हम इसलिए टॉप से स्केल करते हैं, ठीक है, वो इन्हीं के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी चीज की आपकी कमोडिटी तो उतनी ही रही जितनी थी, लेकिन उसकी डिमांड आपकी अचानक से ज्यादा बढ़ गई तो उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को चाहिए। और तीसरे केस में क्या हुआ, सप्लाई मैंने कम कर दी, मान लो मैं 10 के बजाय 5 ही पेन बनाए, और डिमांड आपकी क्या है, 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डिमांड आपकी क्या रही, सेम रही, लेकिन सप्लाई मैंने क्या कर दी, कम कर दी। अगर सप्लाई मैंने कम कर दी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी जो चीज है दोनों में मिसमैच है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, प्राइस उसकी ज्यादा बढ़ेगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये दो केस क्यों डिस्कस किए हैं, दो केस डिस्कस करने के पीछे जो मोटिव है ये है कि ऐसा नहीं है कि सप्लाई आपकी कम करोगे तभी इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई आपकी उतनी भी रहने पे इन्फ्लेशन हो सकता है, सप्लाई आपकी कम होने पे भी इन्फ्लेशन हो सकता है सप्लाई आप बढ़ा दो, आपने 10 के बजाय 20 पेन बनाए, लेकिन डिमांड मान लो 40, ठीक है। तो आपने सप्लाई वो 10 से 20 कर दी, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ के केस में क्या करते हैं, वेंटिलेटर हो गया, ठीक है। वेंटिलेटर हम यहाँ पे जितने हमारे पास उसकी हम बढ़ा रहे हैं सप्लाई, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले ये केस किसके साथ हुआ था, पहले सैनिटाइजर के साथ हुआ था, सैनिटाइजर और फेस मास्क, जब कोरोना नया नया आया था। तो इन चीजों की आपने सप्लाई बढ़ाई तो, लेकिन सप्लाई बढ़ा के भी क्या फायदा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आप किसी भी चीज की सप्लाई और डिमांड में जब मिसमैच होता है, अगर सप्लाई कम है और आपकी डिमांड ज्यादा है, तो उस केस में हमेशा इन्फ्लेशन होता है। यानी सप्लाई और डिमांड में मिसमैच तो है, लेकिन सप्लाई आपकी कम है और डिमांड ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा। तो हम क्या समझे अभी तक जो डिस्कशन है उससे ये समझे कि सप्लाई और डिमांड के केस में अगर आपकी सप्लाई 10 पेन की है और ये भी 10 है तो इक्विलिब्रियम है। अगर सप्लाई आपकी उतनी रहती है, यानी सप्लाई को आपने सेम रखा, ये एरो, लेकिन आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो भी इन्फ्लेशन होगा। और सप्लाई आपने कम कर दी, ठीक है, या सप्लाई आपने बढ़ा, ये कम कर दी, एक बढ़ा दी, मान लो पहले केस में बढ़ा दी, और डिमांड आपकी उससे ज्यादा बढ़ गई तो भी इन्फ्लेशन होगा। और सप्लाई मान लो आपने कम कर दी और आपकी डिमांड उतनी है तो भी इन्फ्लेशन होगा। क्यों होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो 10 चीजें चाहिए 20 को, भले से सप्लाई और डिमांड में कोई भी रिलेशन हो, कम करी बढ़ाई, लेकिन यहाँ पे डिमांड हर हाल में ज्यादा है। दूसरे केस में सप्लाई आपने बढ़ाई लेकिन फिर भी डिमांड ज्यादा है। तीसरे केस में आपकी डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई कम होगी। तो यानी कि जब भी आपका सप्लाई बढ़े,
डिमांड उससे ज्यादा बढ़ रही है। सप्लाई आपने सेम रखी, डिमांड उससे ज्यादा बढ़ रही है, या सप्लाई आपने कम कर दी, डिमांड आपकी उतनी। तो इन सारे एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है, सारे एग्जांपल से हमें एक चीज समझ आती है कि जब भी आपकी सप्लाई से ज्यादा है डिमांड तो हमेशा इन्फ्लेशन। ठीक है, 10 चीजें हैं और वो 10 से ज्यादा लोगों को चाहिए, या 5 चीजें हैं वो 5 से ज्यादा लोगों को चाहिए, तो उस केस में क्या होगा आपका इन्फ्लेशन। तो दिस इज द फर्स्ट केस, इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, तो आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन अगर एक लाइन में समझे तो इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइसेस। देखो मैं आपकी जो शुरू की 2-3 क्लास ले रहा हूँ, आपका यूपीएससी का पेपर तो वहीं से आता है सारा, बाकी आगे वाला तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो शुरू की हर टॉपिक में शुरू की 2-3 क्लास है उससे ही सारा पेपर आता है। इन्फ्लेशन आई फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस। किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज, जैसे कई बार नहीं होता, टायर होता है हमारा, ठीक है, आप जाते हो सर्विस स्टेशन पे टायर में, ठीक है, आपने एयर रिफिल करवाई, ठीक है, तो टायर क्या होता है कई बार बहुत ज्यादा आपकी उसमें हवा भर गई, तो हम कहते हैं टायर इन्फ्लेट हो गया। इन्फ्लेट का मतलब बढ़ गया, उसमें का क्या है, उसका जो डायमीटर है वो बढ़ गया। अगर कई बार टायर में आपका पंचर हो जाता है तो हम कहते हैं टायर डिफ्लेट हो गया। तो बेसिकली इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज दिखाता है प्राइसेस में, और इंक्रीज कब होगा, जब सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो। और मिसमैच भी किस तरह का, जहाँ सप्लाई आपकी कम है और डिमांड आपकी ज्यादा है। कोई भी केस देख लो आप, पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोल इतना महंगा है फिर भी उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड। सप्लाई तो उतनी है, डिमांड हमेशा रहेगी, तो उसके प्राइसेस कुछ भी वो हमेशा डिमांड रहेगी, क्योंकि सबको चाहिए पेट्रोल तो गाड़ी में डालने के लिए, डीजल गाड़ी में डालने के लिए। तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड में जब भी मिसमैच होगा तो उसे हम इन्फ्लेशन लेंगे। सेकंड इज डिफ्लेशन। अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया तो आपको डिफ्लेशन भी समझ में आ जाएगा। डिफ्लेशन में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सप्लाई आपकी ज्यादा है, ठीक है, किसी चीज की, और डिमांड उसकी कम है। जैसे मान लो मैंने एक कार बनाई, मान लो 4 लाख की कार, ठीक है, उसकी कोई डिमांड नहीं। अब मुझे तो क्या ये बेचनी है, मैंने आपको बोला ना, ये आप ध्यान रखना, प्रोडक्शन जो होता है हमेशा, प्रोडक्शन हमेशा इसलिए होगा ताकि उसका कंजम्पशन हो सके। कोई मैं अपने घर में रखने के लिए कार नहीं बनाऊंगा। आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस करोगे, इट इज फॉर द कंजम्पशन पर्पस, कुछ भी हो, क्योंकि आप प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हो, कि आपने बिजनेस शुरू किया है, इंडस्ट्री लगाई है, आप प्रोड्यूस करोगे, उसको बेचोगे, पैसा आएगा, उससे आप और इन्वेस्ट करोगे और पैसा आएगा। अब ऐसा तो है नहीं मैं सारी चीजें पेन बना लूँ या फिर मार्कर बना लूँ या फिर कुछ भी बना के घर में रख लूँ, क्या करूंगा मैं 1000 मार्कर का, 2000 मार्कर का। तो सारी की सारी चीजें किसके लिए होती है, प्रोडक्शन इज ऑलवेज फॉर कंजम्पशन। ठीक है, अब ये कार बिक नहीं रही क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है, लोगों के पास हो सकता है पैसा नहीं। अभी मैं मनी को और इनको वापस से कनेक्ट करेंगे हम आगे जाके, अभी आप इतना समझो, इसको साइड में रहने दो। ठीक है, अभी आप इतना समझो डिमांड ही नहीं है, किसी भी वजह से डिमांड नहीं है, कोई नहीं खरीद रखा, तो ये क्या करेगा, इसको तो बेचनी है, तो इस 4 लाख को क्या करेगा, ये कम कर देगा, 3,80,000 कर देगा। फिर भी कोई नहीं खरीद रहा, फिर 3.5 लाख कर देगा। क्यों, क्योंकि इसको तो बेचनी बेच। तो ये जो इसकी प्राइस है कम क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं। तो जब किसी चीज की डिमांड नहीं होती है, ठीक है, लोग नहीं खरीद रहे हैं उसको, किसी भी कारण से नहीं खरीद सकते हैं, हो सकता है जैसे अभी आपका कोरोना चल रहा है, कोरोना में लोगों ने सारा पैसा दबाया हुआ है, सारा पैसा छुपा के रखा हुआ है, कोई खर्च नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए सब लोगों ने अपना पैसा रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, तो रिजर्व रखा हुआ है मतलब कि कोई भी आपका अभी पैसा खर्च नहीं कर रहा, तो वो कोई भी खर्च नहीं कर रहा तो कोई चीज खरीद ही नहीं रहा है, और अगर कोई चीज खरीद नहीं रहा तो सारी चीजों की क्या है, अभी डिमांड बहुत कम है। ठीक है, इसलिए बिजनेस जो है आपके वो नुकसान में जा रहे हैं। तो किसी भी चीज की डिमांड जो होती है वो किस तरह से वेरी करती है विद रेस्पेक्ट टू सप्लाई, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि सिस्टम में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है।
ठीक है। तो अब आपका बेसिकली इन्फ्लेशन आपको पता चल गया। इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेट कर देना किसी चीज को, इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइसेस, और डिफ्लेशन मीन्स डिक्रीज इन प्राइसेस। ये दो चीजें समझ आ गई। अब इनमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है? इन्फ्लेशन इज गुड अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। आपको लगता होगा कि इन्फ्लेशन क्यों अच्छा है? इन्फ्लेशन में तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो ये खराब होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन इज गुड टू सम एक्सटेंट, डिफ्लेशन इज वेरी बैड फॉर एन इकोनॉमी। तो डिफ्लेशन होता है दैट इज वेरी बैड फॉर एन इकोनॉमी। क्यों होता है वो आगे हम देखते हैं। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन ये दो चीजें हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि कोई चीज 4 लाख की थी वो आपको 3.5 की मिल रही है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। डिफ्लेशन जब भी सिस्टम में होगा, व्हाई डिफ्लेशन इज बैड फॉर एन इकोनॉमी? बिकॉज इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। That is the biggest drawback of deflation. Deflation will always lead to unemployment, whereas your inflation, it creates employment. इन्फ्लेशन हमेशा आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, मतलब हमेशा क्या, हर के 90 वो मतलब कि ज्यादातर केसों में, कुछ केसेस में हो सकता है दिक्कत हो, स्टैग्नेशन वगैरह टाइम में, लेकिन इन्फ्लेशन जो होता है आपका वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। मतलब जनरल, हमेशा एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते, जनरल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो समझो इस बात को। सिस्टम में इन्फ्लेशन है, यानी किसी चीज की प्राइस बढ़ी। बढ़ी क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, पीपल आर डिमांडिंग। अब प्राइस बढ़ी फिर भी लोग खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस और बढ़ी फिर भी लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, यानी फिर से लोग खरीद रहे हैं। अब क्या होगा? ये जिसने ये चीज प्रोड्यूस की होगी, कोई भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, जिस किसी ने भी प्रोड्यूस की होगी, उसको पैसा मिल रहा है। अब क्या है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है तो वो और चीजें प्रोड्यूस करेगा। पहले अगर 10 बनाता था 20 बनाएगा। अगर वो और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, क्योंकि ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। वही कोई चीज पहले अगर आप 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप उसकी 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अपने आप उसकी अपने आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एसआर में मान लो 200 बच्चे, तो 4 टीचर लगा रखे हैं, 200 की बजाय 400 आ गए, तो आपको टीचर बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर आपको उन टीचर्स की ज्यादा उनको क्लासेस देनी पड़ेगी। तो ज्यादा क्लासेस देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उन टीचर्स की क्या होगी? उनकी इनकम बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है वो घर पे जाके एक मेड लगा ले, ठीक है, या फिर वो एक ड्राइवर रख ले। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगा? आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज गुड टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक सही है। कुछ हद तक क्यों सही है? क्योंकि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, मान लो अभी हमने जीएस के लिए मान लो 80,000 रखी फीस, और यही फीस हम बढ़ा के आपकी 4 लाख कर दें, कैसे पढ़ेगा कोई बच्चा, गरीब बच्चा? या मान लो 80 का अगर आपका 1.5 लाख भी कर दें, तो नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर अनियन है आपका, गरीब आदमी तो प्याज और ये टमाटो, पटेटो, ये ज्यादातर यही चीजें यूज करता है, या फिर दाल हो गई आपके पल्सेस। अगर आप इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर आपके पेट्रोल डीजल की भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा? गरीब आदमी तो ट्रेवल कैसे करता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उसका भी किराया बढ़ेगा। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लेशन होता है सिस्टम में, तो क्या गरीब आदमी पे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब कि जो पुअर है कंट्री में, उस पे उसका इम्पैक्ट जो होता है दैट इज वेरी बैड इम्पैक्ट।
वो ना तो कुछ खा पाएगा, ना वो कहीं जा पाएगा, ठीक है, जॉब पे जाना है, ट्रांसपोर्ट का भी यूज नहीं कर पाएगा। यानी इन्फ्लेशन एक हद तक सही है, अगर कोई चीज 100 रुपए की है और वो 105 रुपए की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सब अफोर्ड कर लेते हैं, ठीक है, गरीब आदमी भी कर लेगा अफोर्ड, थोड़ा कम ले लेगा। लेकिन अगर आपका वो 105 की चीज 100 रुपए की चीज 200 की हो गई, तो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? इसलिए हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन टू सम एक्सटेंट इज गुड, इन्फ्लेशन टू सम एक्सटेंट इज गुड। इसलिए हमारी कंट्री में, इंडिया में, हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखते हैं। क्यों जीरो पे क्यों नहीं रख सकते? जीरो पे रखेंगे तो जितना सप्लाई हुआ उतना ही, जितने की डिमांड थी उतना ही सप्लाई हुआ, तो कभी कोई बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। 10 बना रहा था आज भी, 10 साल बाद भी 10 कार ही बना रहा है, क्या मतलब? तो इसलिए हमने क्या किया है कि इन्फ्लेशन हमेशा सिस्टम में रहना चाहिए 2 से 6%। क्यों? क्योंकि 2 से 6% रहेगा तो क्या होगा, हमेशा डिमांड बनी रहेगी। 2 से 6 रह रहा है, हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर गरीब के लिए दिक्कत है, और इसके नीचे जाता है तो फिर डिफ्लेशन हो जाएगा। इसलिए ये हमने क्या रखा हुआ है, एक विंडो रखी हुई है 2 से 6% की। ये किसने डिसाइड की है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसलिए आप बार बार पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, रिवर्स रेपो रेट इतना रखा, एसएलआर इतना रखा, ठीक है, ये सब चीजें इस विंडो को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये विंडो मेंटेन करनी है, इसलिए आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाता है। तो अब आपको ये समझ आ गया, तो अब हम वो डायग्राम समझते हैं, ये वाला, ठीक है? तो ये डायग्राम आप समझो। अब देखो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर आप डायग्राम में देखो, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पे आपका ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन, ठीक है, नो मिसमैच इन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन हमें कितना रखना है, हमें 2 से 6% के बीच में रखना है, ये हमारा आइडिया। 2 से नीचे नहीं जाने देना, 6 से ऊपर नहीं जाने देना, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है, ये तो इन्फ्लेशन वाला एरिया, ऊपर वाला, तो ये सारा एरिया इन्फ्लेशन वाला है, और नीचे वाला पूरा एरिया क्या, इससे नीचे आएगा तो डिफ्लेशन, इस तरफ आएगा इस लाइन से नीचे तो डिफ्लेशन, इस लाइन के ऊपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब मान लो इन्फ्लेशन आपको समझ आ गया, अब मान लो सिस्टम में इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब इन्फ्लेशन किधर चल रहा है, इधर, यहाँ पे है इन्फ्लेशन। अगर इस एरिया इससे नीचे होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब यहाँ पे होता 2 से 6 के बीच में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर है यहाँ। अब हमें इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करोगे आप, प्राइसेस कम करके। मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी और वो 120 रुपए की होगी, तो अब 100 में अगर आप दो, हमको क्या 102 से लेके 106 के बीच में जा सकते हैं, तो हमें इसकी प्राइस को कम करना है। अब कम कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, कैसे कम की जाती है। अभी आप ये समझो इसकी प्राइस को कम करना है, तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसको हम कहते हैं डिस इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन को आपको कंट्रोल करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये आप कंट्रोल करते गए, कंट्रोल करते गए, कंट्रोल करते गए, कंट्रोल करते गए, ऐसा नहीं हो कि ये इधर आ जाए, इतनी कम प्राइस नहीं कर देनी है कि वो डिफ्लेशन में पहुंच जाए। यानी डिसइंफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करना है, लेकिन डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और वो आपका इधर चला जाए। आपको क्या करना है, कम तो करना है, कंट्रोल्ड मैनर में कम करना है। किस तरह से कम करना है, यहां तक लेकर आना है। तो इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन प्राइसेस, हो गया।
लेकिन अब उसको कम तो करना है, तो उसको कम करने के वाला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डिसइंफ्लेशन। तो डिसइंफ्लेशन क्या होता है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बट विदाउट कॉजिंग डिफ्लेशन। मतलब आपको इसी एरिया में रहना है। कई बार नहीं होता, आप पानी भरते हो ना, गिलास, ये आपका गिलास है, इसमें आपको पानी भरना है। तो आप पानी भरते हो तो इसी तरीके से भरते हो ना कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, पानी गिर जाएगा। तो आप कंट्रोल्ड वे में उसमें पानी डालते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे ऐसे जब हम कभी फ्लड गेट्स खोलते हैं, जितने भी डैम्स हैं उनके, तो फ्लड गेट्स जो खोलते हैं वो हम कंट्रोल्ड मैनर में खोलते हैं कि इसी तरीके से पानी निकलना चाहिए एक एक प्रेशर से, कि ऐसा ना हो कि आसपास के गाँव बह जाए। बेसिकली जो ये कंट्रोल्ड वे है, इसको मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये कंट्रोल्ड मैनर में, इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है, दोनों चीजें रिलेटेड इन्फ्लेशन से। लेकिन इन्फ्लेशन आपका क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइसेस, सिंपली इंक्रीज इन प्राइसेस इज इन्फ्लेशन। मतलब इस एरिया में कहीं पे भी प्राइस है, इस एरिया में कुछ भी लाई कर रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन। लेकिन मुझे अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कम करना है, या जीरो पे लाना है, वो डिपेंड करता है कि मुझे तो अभी 2 से 6 रखना है, क्योंकि वही हमारे उसने बोला है, आरबीआई इतना ही रखती है। तो मुझे यहाँ से 20% से उसको 2% या 6% तक लाना है। ये कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, कम करता, जैसे ही मेरे को लगेगा कि अब 6% पहुंच गया, जो मैंने डिसाइड किया 2 से 6 में, तो फिर मैं उसके बाद रुक जाऊंगा, फिर मैं प्राइसेस को कम नहीं करूंगा। तो बेसिकली आप एक, जैसे आप गिलास में पानी भरते गए यहाँ आ गया, आप फिर रुक जाओगे, नल बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या है? कंट्रोल्ड वे में, यानी आपने नल को खोला, तब तक खोला जब तक आपका गिलास जितना आपको भरना है उतना आपने भरना। ओके, तो ये आपका होता है इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, अब आप आ जाओ इस वाले एरिया में। ये पहला वाला एरिया का क्लियर हो गया। दूसरा एरिया ये डिफ्लेशन का। तो इस एरिया में कुछ भी चीज होगी वो क्या होगी? डिफ्लेशन होगी। मान लो सिस्टम में डिफ्लेशन चल रहा है, अब डिफ्लेशन को तो हटाना है, क्योंकि ये तो बहुत डेंजरस है, बिकॉज डिफ्लेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, और सोशल अनरेस्ट का सबसे गंदा इम्पैक्ट होता है अल्कोहलिज्म एंड डोमेस्टिक वायलेंस। बेसिकली क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो पीते हैं शौक के लिए, और गरीब आदमी जो पीता है वो पीता है अपना गम भुलाने। बेसिकली अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, फिर क्या होगा? आप अगर पहले थोड़ा बहुत पीते थे क्योंकि दिन भर थके थे, लेकिन अब आप क्या ज्यादा पीने लग जाओगे जॉब में, और ज्यादा पियोगे तो आप घर जाके बीवी को मारोगे, बच्चों को मारोगे। ठीक है, तो आप देखो, जब भी कोरोना में भी यही तो हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए, लोगों की जॉब चली गई, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, रिपोर्ट आई थी, आपने पढ़ा हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो बेसिकली अल्कोहलिज्म जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? क्योंकि ज्यादा आप पियोगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, और जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा तो फिर आप कुछ भी करोगे। ठीक है, और जब आपका दिमाग काम करने बंद कर देता है, ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हो, तो वायलेंट भी आप हो जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए डिफ्लेशन इज वेरी डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी। तो इस डिफ्लेशन को अगर मुझे खत्म करना है, तो इसको जो खत्म करना है उसे कहते हैं डिफ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन की ये रेमेडी है। इन्फ्लेशन होता है ना, आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है। यहाँ पे आपको अगर ये वाली बीमारी है तो उसका इलाज क्या है? तो जैसे डिफ्लेशन, जैसे आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक दूसरे के अपोजिट है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन प्राइस, इसका होता है इंक्रीज इन प्राइस। ऐसे ही आपका डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, ये भी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था इस तरीके से कि इस वाले एरिया में ना जाए, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो आप डिफ्लेशन को कंट्रोल करते रहे, करते रहे, करते रहे। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज क्या है, अब आपको जीरो नहीं चाहिए,
अब आप डिफ्लेशन को कंट्रोल करते करते भी कहां पहुंचाओगे उसको, इस वाले विंडो तक। लेकिन इस वाले विंडो तक पहुंचा के रुक जाओगे, ऐसा भी नहीं है कि आगे बढ़ते गए और इन्फ्लेशन ले आए, प्राइसेस बढ़ाते गए और इन्फ्लेशन आ गया, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डिसइन्फ्लेशन में वो क्या करता है, डिसइन्फ्लेशन में वो इन्फ्लेशन को कम करता है, लेकिन कोशिश ये करता है कि डिफ्लेशन वाले पार्ट में ना पहुंचे। ठीक है, तो इस नोट्स वगैरह आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा इसका। ठीक है, यू विल गेट द पीडीएफ। ऑडियो क्लियर नहीं है, अब आ रहा है ऑडियो सबको? मैंने देखा ही नहीं, चैट में पढ़ाने में कुछ ज्यादा बिजी हो गया। हाँ, इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जो आपके जो मैं समझा रहा हूँ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको सारे ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं ये सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब नोट्स आपको सारे मिलेंगे, ये जितने भी आप देख लो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सब लिखा है मैंने इनमें, आपको खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझो। ठीक है, समझो, आपका सब चीज लिखी हुई है इसमें, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी, नोट्स आपको कुछ नहीं बनाना। तो बेसिकली जैसे आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन का यूज करते हैं, ऐसे ही डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिफ्लेशन का। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये आपकी डिफ्लेशन की रेमेडी है और ये आपकी इन्फ्लेशन की रेमेडी। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, ये डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन तो सबको पता ही है, ये या हम किस तरीके से ये चीजों को करते हैं, तो किसी को कोई इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, देन यू कैन आस्क। ओके, और नोट्स की आप टेंशन नहीं करो, आपको सब मिलेगा। ओके, तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब देखो डिफ्लेशन के कोई टाइप्स नहीं होते, डिफ्लेशन के कोई टाइप्स नहीं होते, डिफ्लेशन के कोई टाइप्स नहीं होते। डिफ्लेशन मींस डिफ्लेशन। तो देखो दूसरी बात ये है, आप अगर देखो डिफ्लेशन अगर सिस्टम में है, तो डिफ्लेशन सिस्टम में तो उसे तो हमें हटाना ही है। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें चाहिए ही नहीं सिस्टम में, तो इसलिए डिफ्लेशन के टाइप्स का कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ये ठीक है, ये हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी। अनडिजायरेबल है टोटली, इट इज टोटली अनडिजायरेबल। होता है ना, कई आपके जिंदगी में भी दोस्त होते हैं बड़े नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो उनको भी टॉक्सिक टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, चलो पार्टी करने चलते हैं, ठीक है, ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, तो टॉक्सिक फ्रेंड से दूर रहो। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन पे हमें डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें क्या करता है, इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, और हम ज्यादा इंटरेस्टेड किस में है, जो चीज हमारे लिए अच्छी है उसमें इंटरेस्टेड है। इसलिए इन्फ्लेशन के टाइप्स हम पढ़ते हैं, डिफ्लेशन के नहीं। तो इन्फ्लेशन के टाइप्स जो है वो आप देख लीजिए। ठीक है, कई बार आपके छोटे मोटे पेपर में पूछ लेते हैं, ये भी मैंने चार्ट से समझाने की कोशिश की है, अगर आप देखो ये चार्ट पे ये वाला देखो। ठीक है? जैसे मान लो कोई चीज आपकी 100 रुपए की थी, यहाँ पे साइड में एग्जाम्पल, पहले 100 रुपए की थी और वो 103 रुपए की हो गई। अगर 100 रुपए की चीज 103 की हो गई, तो यानी कितना परसेंट उसमें इन्फ्लेशन हुआ, 3%। इतनी तो आपको आती होगी मैथमेटिक्स, सेट पढ़ते हो। तो अगर 3% तक इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग के चलना, क्रॉल करना। बच्चा नहीं होता है, छोटा बच्चा, वो ऐसे घुटनों के बल चलता है, मतलब घुटनों के बल चलना। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपका जो है ये छोटा बच्चा, मतलब धीरे धीरे ये चल रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, मतलब इन्फ्लेशन ने बहुत स्पीड नहीं पकड़ी। तो 3% तक अगर जाता है जीरो से, मतलब वो जो भी रेट है उससे 100 से, अगर 100 तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो उसको तो आप जीरो भी काउंट कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर 3% तक जाता है, यानी 100 रुपए की कोई चीज थी वो 103 की हो गई, तो हम कहते हैं कि भाई ये क्रीपिंग है। ठीक है, अभी कम है इन्फ्लेशन, धीरे धीरे चल रहा है। अगर वो 3% से लेके 10% के बीच में जाता है, मतलब 100
4 से लेके 110, समझ गए ना। 3 के बाद क्या आता है 4%, 4 से लेके 10%। यानी कोई 100 रुपए की चीज थी, अगर वो 104 से 110 के बीच में बिक रही है, 104 भी इंक्लूडेड, 110 भी उसमें इंक्लूडेड, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा इन्फ्लेशन है, वॉकिंग। अब बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, फिर अगर वो 10% से ऊपर जाता है कहां तक, 50% तक, यानी वही चीज आपको 111 से लेकर 150 के बीच में बोल रही है, हम उसको कहते हैं गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब होता है जंप मार के चलना, ऐसे घोड़ा, जैसे घोड़ा जंप मारता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बच्चे ने क्या कर दिया, जंप मारना शुरू कर दिया, मतलब अब इन्फ्लेशन ने जंप मारना शुरू कर दिया। पहले तो ऐसे बढ़ रहा, पहले तो वो ऐसे रेंग के चल रहा था, ऐसे बिल्कुल धीरे 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 धीरे, फिर उसने थोड़ा सा चलना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, अब वो जंप कर रहा है, यानी अब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो 50% तक बढ़ गया तो उसे हम कहते हैं गैलोपिंग। ओके, 50% से ऊपर गया तो फिर चिंता का विषय। फिर चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाएगी। मतलब पेट्रोल अगर बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो हर चीज इतनी महंगी हो गई कि जो पर्सनल गाड़ी रखता है वो भी पेट्रोल नहीं डलवा पा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने किराया इतना बढ़ा दिया है कि कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ट्रेनों में इतना डीजल खपत हो रहा है कि ट्रेनें बंद करनी पड़ रही है। हाइपर इन्फ्ले, और आपकी करेंसी क्या है, इतनी वीक हो जाएगी कि आप बाहर से भी चीजें लाओगे तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह प्रॉब्लम क्या होती है। तो बेसिकली अभी तो आप सिर्फ टाइप समझो, ठीक है। आपके शायद 2-3 बार एसआई वगैरह के इधर उधर के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछ लेती है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये डेटा ये याद करने वाला है ना थोड़ा, ये 10%। हाइपर इन्फ्लेशन जब होगा तो समझ लो आपकी इकोनॉमी गड्ढे में गई। देखो इन्फ्लेशन डिजायरेबल है, लेकिन इन्फ्लेशन डिजायरेबल कब तक है, आपका इन्फ्लेशन डिजायरेबल है सिर्फ और सिर्फ 2 से 6%। ठीक है, तो हम यानी कि क्रीपिंग से थोड़ा सा ऊपर तक जा सकते, मतलब हमारा थोड़ा पार्ट, अगर इंडिया के केस में थोड़ा पार्ट हमारा क्रीपिंग में और थोड़ा पार्ट हमारा वॉकिंग में, 2 से 6 है ना हमारा। तो अगर कोई पेपर में पूछे कि इंडिया के केस में इन्फ्लेशन कहाँ कहाँ है, तो क्रीपिंग और वॉकिंग दोनों में हम जा सकते हैं। वॉकिंग 6 तक तो है, 6 के बाद भी है, लेकिन 6 भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो आपका हाइपर इन्फ्लेशन है, ये आपका हाइपर इन्फ्लेशन आया था, एक तो जर्मनी में आया था 1920 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो क्या हाल हुआ था कि आपको एक पूरा बॉक्स भर के आप करेंसी लेके जाओगे, एक बॉक्स में पूरे में आप करेंसी भर के लेके जाओगे, उसके बदले आपको 1 kg वुड मिलता है, 1 किलो लकड़ी, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो आग जलाने के लिए आप पूरा ये बक्सा भर के ले जा रहे हो। फिर उन्होंने देखा कि इसको ही जला लो, इस करेंसी को जला लो, वो ज्यादा हीट देगी, तो फिर वो लकड़ी के बजाय करेंसी को जलाने लगे। मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि आप ऐसे मान लो जैसे कि मैं 1 लाख रुपए लेके जाऊं, अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, 1 लाख रुपए लेके जाऊं और 1 लाख रुपए में मेरे को 1 किलो प्याज मिले, इस तरह की कंडीशन आती है। तो ये कंडीशन जो होती है वो वेरी डेंजरस फॉर इकोनॉमी, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि आप बाहर से पेट्रोल डीजल लाओगे, उसके बदले आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो पूरी इकोनॉमी आपकी डूब जाती है। इसको डिटेल में समझाऊंगा चार्ट बना के आगे, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है दैट इज वेरी डेंजरस फॉर इकोनॉमी। तो आपको याद रखना है, इवन इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। 2 से 6% के बीच में रखोगे तो इन्फ्लेशन आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देगा और डिमांड भी चीज की रहेगी। ठीक है, ये 2 से 6 के बीच में चूज किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। और एमपीसी ने 2 से 6 के बीच में इसलिए चूज किया है क्योंकि ज्यादातर जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है वो इसी रेंज में रखती है, और इस रेंज में रखने से क्या है, आपका मॉडरेट है, ये मॉडरेट लेवल है। ठीक है, 6 से ऊपर जाते ही क्या थोड़ी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो थोड़ी चीजें महंगी हो जाएंगी तो फिर गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 2 से नीचे आते ही क्या होगा, डिफ्लेशन में जाने का डर है, डिमांड आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज भी इसी तरह की इसी रेंज में रखती है, इसलिए इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने भी इसी रेंज में रखा है। इस रेंज में रखने से क्या है, ये सारे ग्रुप्स को इंक्लूड कर देता है। मतलब जो गरीब भी है वो 2 से 6 के बीच में इंक्रीज हो रही है तो दे सकता है पैसे, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रखने को मैं इसको 10 भी रख देता हूँ। लेकिन 10 में क्या है, सब अफोर्ड कर लेंगे, कुछ तो बहुत गरीब है वो 10 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने वेस्टर्न जो कंट्रीज है जो जिस तरह से करती है उसी प्रैक्टिस को आगे किया है।
तो इसलिए इन्होंने 2 से 6। अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वो एक फिक्स रखती है कि 4% ही रखते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, आपको पता है मानसून भी इतना अनसर्टेन रहता है। ठीक है, फिर आपका ब्लैक मनी का जनरेशन भी इतना ज्यादा है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बहुत कम है। ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो आप एक एक फिक्स फिगर नहीं रख सकते। इसलिए जीएसटी में भी आप देखो अलग अलग स्लैब्स है, जबकि हर कंट्री जो बात करती है उनमें एक ही रेट होती है। हम बात करते थे वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। ये तो बात करते थे, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। लेकिन ऐसा है क्या, एक टैक्स थोड़ी ना है वो, उसमें बहुत सारे स्लैब्स है आपकी, 5%, 12%, 18%, 28%। तो बेसिकली इन्फ्लेशन का जो रखा गया है वो इसी हिसाब से रखा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, बाकी कंट्रीज को स्टडी करके। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अरविंद वो क्या जो भी था, इससे पहले रघुराम राजन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपके उर्जित पटेल आए। ठीक है, अभी आपके शक्तिकांत दास है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कोई सपना तो आया नहीं था। ठीक है, उसमें 6 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूरा ये डिस्कशन किया। उर्जित पटेल ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, पूरा स्टडी करके इधर उधर होता है ना, स्टडी करनी पड़ती है। अब आपका बिना स्टडी के आप कैसे कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है तो इकोनॉमिक सर्वे को देखती है क्या बोला इकोनॉमिक सर्वे में, फिर बाकी के सर्वेज देखती है जो खुद कराती है वो। ठीक है, ऐसे ही कमेटी ने भी बाहर के डेटा देखा कितना रखना है, फिर उन्होंने देखा कि किससे के किस बीच में रखने से सारे इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए 2 से 6 के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2 से 6 के बीच में रखने का ये कारण। ठीक है, वो क्या है, एक लॉजिकल डेटा है कह सकते हैं, जिसमें आपके सारे इंक्लूड हो जाते हैं, किसी के लिए ना दिक्कत है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, और डिफ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी डेंजरस। जर्मनी में आया था 1920 में, जिम्बाब्वे में आया 2000 में, वेनेजुएला में 2010 में आया। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन डेंजरस क्यों है, मैंने आपको अभी बता दिया। आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है वो हम आगे जब डिस्कस करेंगे, डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन आपको समझ आएगा। अभी बस आप इतना समझो, करेंसी आपकी इतनी कम वैल्यू हो गई कि आपको जो पहले 10 रुपए में मिलता था वो अब आपको 1 लाख रुपए में मिलता है। अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट हो, यू कैन आस्क, नहीं तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमने क्या आपको क्या देख लिया, देखो। ओके, ये पोयम आप खुद पढ़ लेना, ये आपके रिसोर्सेज है। ठीक है, ये आपको सारे नोट्स में भेजूंगा। ठीक है, आपके उसमें मिल जाएंगे, आपको ग्रुप बनेगा अभी एक नया, उसमें मिल जाएगा। इकोनॉमी की डेफिनेशन देख ली, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देख ली, डिफ्लेशन देख लिया हमने। ठीक है, डिफ्लेशन देख लिया, डिसइंफ्लेशन देख लिया हमने, रिफ्लेशन देख लिया हमने, इन्फ्लेशन देख लिया। वन टर्म इज देयर जो हमने उस मैप की लिखी है, दैट इज स्टैग्फ्लेशन। स्टैग्फ्लेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। जनरली स्टैग्नेशन देखने को मिलता नहीं। ठीक है, बहुत रेयरली स्टैग्नेशन आपको देखने को मिलता है, रियलिटी में देखने को नहीं मिलता है। तो स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। समझो इस बात, होता क्या है स्टैग्फ्लेशन जो है आपका, इट इज वेरी रेयर फिनोमेना। So stagflation is stagnation plus inflation. अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, फिर भी लोगों को क्या है, इन्फ्लेशन यानी लोगों के वेजेस भी बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी सैलरी मान लो ये है, मान लेते हैं अभी एट प्रेजेंट मान लो 1.5 लाख रुपए मिलता है मुझे पर मंथ, और मेरी सैलरी बढ़ रही है, 1.5 लाख से मेरी सैलरी हो गई मान लो 1.6, 10,000 बढ़ गई। गवर्नमेंट जॉब में इतना इंक्रीमेंट मिलता है, इससे ज्यादा तो क्या होता है। और कोई चीज प्राइस थी, मान लो कोई कार थी, तो पहले 5 लाख की थी, कार अब 5.5 लाख। यानी कि कार की प्राइस बढ़ रही है, साथ में मेरे वेजेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी आपको पता है ना, इन्फ्लेशन क्या जनरेट करता है, इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इन्फ्लेशन हमेशा क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। लेकिन
स्टैगफ्लेशन के केस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, मतलब ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट हो जाएगी। और साथ में कंपनीज जो है उनको नए कस्टमर्स भी नहीं मिलेंगे, कंपनीज विल नॉट फाइंड न्यू। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मैंने कहा ना रियल फिनोमेना। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग खुला रखो। स्टैगफ्लेशन का कारण जो है ना, स्टैगफ्लेशन का कारण ही ऐसा है कि इसकी वजह से दिक्कत होती है। स्टैगफ्लेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश फैक्टर्स की वजह से। कैसे? बेसिकली क्या है, दो तरह के आपके तीन तरह के होते हैं डिमांड पुल कॉस्ट पुश। अभी आप ये बात समझो, इसके केस में ये जो प्राइस बढ़ रही है, वेजेस तो मेरे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन होगा ना, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से गवर्नमेंट को या प्राइवेट को सैलरी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो इसकी प्राइस बढ़ रही है ना, वो डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज नहीं हुई। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही। ठीक है भाई, एनोटेट नहीं करो, कितनी बार बोला है। तो बेसिकली इसकी जो प्राइस बढ़ रही है वो इसलिए नहीं बढ़ रही कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसकी प्राइस क्यों बढ़ रही है? कॉस्ट पुश फैक्टर। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक पेन मुझे बनाना है, और पेन के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, पेन के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी, मान लो वो पहले 5 रुपए का आता था, और ये पेन में 10 रुपए का बना के बेचता हूँ। अब क्या हुआ, वही रॉ मटेरियल मेरा कितने का हो गया? 10 रुपए का हो गया। तो पेन मेरा कितने का? 10 का तो बेच नहीं सकता, मैं पेन कितने का बेचूंगा? 15 का बेचूंगा। उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, इसलिए प्राइस नहीं बढ़ी है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, उसका रॉ मटेरियल जो था उसकी प्राइस बढ़ गई। तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो अपने आप क्या होगा, उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे यू सैड कि 2 से 6 तक रखते हैं, तो वेनेजुएला क्यों 2 से 6 तक नहीं रख सकता? वेनेजुएला 2 से 6 तक ही, सभी 2 से 6 तक रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपके हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन जब पढ़ेंगे किन कारणों से होता है तब आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले सब सब उसी उतना ही रखना चाहते हैं। ठीक है, सब अपने को, कोई नहीं चाहता कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। ओके? जैसे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए मान लो इराक में, ठीक है, और इराक को बोल दिया आप कहीं से कुछ नहीं खरीद सकते। अब इराक में कोई भी चीज बनती नहीं है, बाहर से ही आती है, तो हर किसी को चाहिए, तो उसकी प्राइस बढ़ नहीं जाएगी अपने। ठीक है, आगे देखेंगे इन चीज को। अभी आप जो समझा रहा हूँ उतना समझो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। वेनेजुएला ने कोई जानबूझ के थोड़ी ना 50% के ऊपर किया है, तो 50% के ऊपर अपने आप गया है। कोई भी हाइपर इन्फ्लेशन खुद से नहीं कॉज करता है, वो अपने आप जाता है। ठीक है ना, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से हाइपर इन्फ्लेशन लेके आ जाऊंगा। हाइपर इन्फ्लेशन इज ए फिनोमेना। ठीक है, इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम होगी, कोई चीज अगर आपके पास नहीं है और अगर वो सबको चाहिए, आप बाहर से भी नहीं ला सकते। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये अभी रेमडेसिविर आपका मेडिसिन का नाम सुना है, जो कोरोना के लिए दी जाती है। अभी इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, मतलब है ही नहीं, यहाँ पे अनअवेलेबल है। तो क्या है, जो इसका इंजेक्शन मतलब 850 रुपए का है, होना चाहिए, मतलब जो इसकी मार्केट रेगुलेटेड रेट है, लेकिन अभी ये कितने का मिल रहा है? 20,000 का। अब मैंने थोड़ी ना बढ़ाई है प्राइस, या गवर्नमेंट ने थोड़ी ना बढ़ाई है। ये डिमांड इसकी इतनी ज्यादा हो गई क्योंकि चीज है ही नहीं अवेलेबल। और अभी कोरोना है, मान लो कल को कोरोना खत्म हो जाता है तो कौन पूछेगा इसको? तो यहाँ पे इसकी रेट के हिसाब से आप देख रहे हो ना, इसकी रेट में हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन है। ऐसी चीज अगर हर कंट्री में हर चीज के लिए हो जाए तो फिर उस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन ओवरऑल हो जाएगा। तो जो भी होता है वो डिमांड के हिसाब से होता है भाई। वेनेजुएला ने थोड़ी ना जानबूझ के अपनी हाइपर इन्फ्लेशन लेके आया था,
वो हाइपर इन्फ्लेशन तो इसलिए आया क्योंकि वहां पे कंडीशन ऐसी हो गई थी, सैंक्शंस लगा दिए गए थे। कल को इंडिया पे मान लो सैंक्शंस लगा दे अमेरिका और चाइना भी बोल दे हम आपको कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? हम क्या सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमारी जो सारी चीजें होंगी वो सबको चाहिए, इतनी चीजें तो हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, 50% 60% एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो क्या होगा फिर उससे? उससे आपका हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद से हाइपर इन्फ्लेशन लेके आती है, वेनेजुएला खुद से लेके आए, जिम्बाब्वे खुद से लेके आए। इसलिए तो कहते हैं हम केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आप केयरफुली मैनेज नहीं करोगे, मान लो आप 20,000 कमाते हो और आप है ना महीने को उड़ाते 30,000 और 10,000 आप उधार लेके आते हो कहीं से, ऐसे करते करते 1 साल 2 साल आपने उधार लिया, आपके पास इतना लोन हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट ही कितना हो जाएगा, आप दे पाओगे नहीं। ऐसे ही हाइपर इन्फ्लेशन में अगर किसी वजह से आपकी इकोनॉमी पे सैंक्शंस लग गए, ठीक है, या फिर आपने मान लो कि कोई चीज आप बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, आप प्रोड्यूस नहीं करते तो अपने आप उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें वेनेजुएला क्या करेगा खुद, जिम्बाब्वे खुद क्या करेगा, जर्मनी क्या कर सकता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उस पर सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, तो हर चीज की ब्रेड के लिए भी लड़ाइयाँ होने लगी। और आप कितना प्रोड्यूस कर लोगे? आज की डेट में हम सोचे इंडिया में हम वेंटिलेटर्स बना ले, नॉट पॉसिबल। आप जाओ, कोरोना पेशेंट है, हिसाब से उसके इलाज का 1.5 लाख रुपए लगना चाहिए। अब मुंबई में मैं रहता हूँ, यहाँ तो उससे 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्यों? मजबूरी है उसकी। ऐसे ही अगर देश में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, आपको तो चाहिए ना, खाने को तो अनाज चाहिए, तो वो चीज अगर उसकी कितनी भी प्राइस होगी आपको देनी पड़ेगी, तो फिर गरीब आदमी कहाँ से दे? तो हाइपर इन्फ्लेशन क्यों होता है? उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई कंट्री नहीं चाहती कि मेरा देश हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में जाए, वो अपने आप जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई, हर कंट्री तो चाहती है कि एक बैलेंस मेंटेन रहे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका इन्फ्लेशन कितना रहे, 10 के आसपास रह जाए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके। ओके, तो आज के लिए क्लास इतनी, ठीक है, टाइम का पता ही नहीं चला, ठीक है, भावना में तय गया, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी, कल से हम शुरू करेंगे स्टैग्नेशन में, आपको कल समझा दूंगा वापस से, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, कल मिलते हैं।